क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं हम लोग, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के आसपास के जो बच्चे हैं वो तो आके अपनी तैयारी करते हैं, मगर वो बच्चे जो अलीगढ़ के बाहर है, हिंदुस्तान के दूसरे कोने में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या हिंदुस्तान के बाहर कहीं और रहते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के एडमिशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं और अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को किसी कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे सारे नोटिफिकेशन, एडमिशन से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारे नोटिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी से आते हैं हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके भी डालते रहते हैं, तो वो लेक्चर भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है, आपकी तैयारी के लिए। ठीक, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो कर रहे थे जो एकेडमिक में भी काम आएगा, आपके फाउंडेशन के लिए, नीट जेई के लिए फाउंडेशन के लिए भी काम आएगा, और AMU जामिया के जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जो लोग करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही काम का है ये। तो ये हम लोग कर रहे थे। एक क्लास हम लोगों ने प्रीवियस क्लास तो कर लिया था जिसमें हम लोगों ने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, एटम से रिलेटेड हम लोगों ने कहा था। आज हम उसके आगे चलने जा रहे हैं। कितनी बात समझ में है? पिछला क्लास आप लोग ने रिवीजन किया है, ठीक, ओके। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो पिछले क्लास में कहा था कि जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया, नाम था उसका प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है, और उसमें अपना बताया कि एक एटम जो है उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। जे थॉमसन के बारे में बताते हैं कि जे थॉमसन 18 दिसंबर 1856 में उसका बर्थ हुआ था, वो पैदा हुए थे 18 दिसंबर 1856 में। उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिला है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज मिला 1906 में। और उन्होंने वर्क किया था, स्पेशली जिस पे उसको नोबेल प्राइज मिला है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर, जैसे पिछले क्लास में बताया था ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया। तो ये जे थॉमसन का थोड़ा सा हम थॉमसन, इनका बोर्न 18 दिसंबर 1856, नोबेल प्राइज अवार्डेड, नोबेल प्राइज in 1906 on discovery of इलेक्ट्रॉन। ये इस वर्क पे इनको नोबेल प्राइज मिला था। और साथ ही इनके साथ जो एसोसिएट, हमने बताया था कि बहुत सारे इनके साथ एसोसिएट भी थे, उनके एसोसिएट भी बाद में चल कर उनको भी नोबेल प्राइज मिला है। और ऐसे बताते कि उनके जो एसोसिएट थे या असिस्टेंट थे, वो 7 ऐसे साइंटिस्ट हैं उनके फॉलोअर में जो जिनको नोबेल प्राइज बाद में मिला है। 7 ऐसे उनके एसोसिएट बाद में उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो एक अच्छा इन्होंने वर्क किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। लेकिन हमने बताया क्या कि जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको टाइम के साथ साथ चेक करने लगे कि क्या इन्होंने जो मॉडल दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये ओके है
ठीक है ना, वेरीफाई करता है नहीं करता, तो उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर को दोबारा से फिर से कई सारे साइंटिस्ट ने उस पे वर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन आया वो रदरफोर्ड का एक स्ट्रक्चर के बारे में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड नाम साइंटिस्ट का, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, नाम है उसका रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट। देखते हैं उन्होंने क्या किया, क्या उसमें ऑब्जर्व किया, क्या उन्होंने बताया उसके बारे में। ठीक है, इसे मिटाते हैं हम लोग। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट क्या बताते हैं इसमें कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को यूज किया एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, बोला क्या कि ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमने बताया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनसे रेजेस स्पॉन्टेनियसली एमिट करते हैं। ठीक है, रेजेस स्पॉन्टेनियसली इमिट करते हैं, और वो जो रेजेस थे उनको जब प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, रदरफोर्ड ने किया है, रदरफोर्ड ने ही उस न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव का जो नेचर था उसको रेजेस को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, और उसने बताया कि इसके अंदर 3 तरह के रेजेस होते हैं। एक होता अल्फा पार्टिकल, दूसरा होता बीटा पार्टिकल, तीसरा होता गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया है, रेडियो एक्टिविटी में ये निकलते हैं रेजेस। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है वो दिखाते हैं हम लोग। अल्फा पार्टिकल के पहले बताते हैं हम लोग इसको, तो ना अल्फा पार्टिकल बताते हैं क्या है ये एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, ये हीलियम का। लेकिन अगर इसके हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो अब ये जो बनेगा ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 4 मास हो जाएगा। तो इसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये जो है ना अल्फा पार्टिकल के बराबर होता है, यानी हीलियम 2 पॉजिटिव, या इसका जो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है 2 पॉजिटिव होता है, और मास जो होता है 4u के बराबर होता है। यू एटॉमिक AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है इसका 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। और मास जो है इसका मास जो है 4u के बराबर है। यू AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो अब इसको यू से ही दिखाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का ये मास होता है, चार्ज होता है, चार्ज 2 पॉजिटिव है, मास इतना होता है। अब इसको हम लोग बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, रदरफोर्ड ने सबसे पहले लिया गोल्ड फॉयल। जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करना था, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने सब लिया एलिमेंट, वो था गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल क्यों लिया, फॉयल तो जानते हैं, वो जैसे कागज़ की तरह रोल कर देते हैं, फॉयल होता है हमारा, आज मिठाइयों पे भी लगता है, चमकीले चमकीले से फॉयल होते हैं, रोलर टाइप के होते हैं। हम लोग मिठाई के या खाने के चीज़ों पे उसको चिपका देते हैं तो घेर देता, कवर कर देता, फॉयल टाइप का होता है, ठीक है। तो वो होता है गोल्ड फॉयल। गोल्ड को इस लिए लिया गया कि गोल्ड जो है ना एक होता है मेलिएबल, डक्टिलिटी, डक्टाइल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, पढ़ा तो होगा मेटल नॉन मेटल में। मेलेबल का मतलब ये है कि उसको हम लोग जितना थिन शीट में कन्वर्ट करना चाहे उतना हम लोग हैमरिंग करके मार मार के पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो टूटेगा नहीं, वो पतले से पतले थिन हो जाएगा। तो इसीलिए गोल्ड की मेलिएबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए गोल्ड का थिन शीट यूज़ किया उसने। एक रफली आइडिया के लिए दिया हुआ है, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है कि 1000 एटम, यानी कि थिन शीट कितना था, थिन मतलब ऐसे अगर हम लोग थिन शीट लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 1000 का 1000 एटम्स का थिकनेस था। ये 1000 एटम्स एक साथ एक लाइन में ऐसे, तो ये थिकनेस है, तो ना थिकनेस बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस था, तो एक एटम का ये जो साइज हो सकता है उसको 1000 एटम को एक साथ रख दें तो इतना थिकनेस के बराबर लिया गया। ये एक दिया हुआ, वैसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ इसलिए इस पॉइंट को हम बता रहे हैं कि कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि क्या पता यही पूछ ले कि व्हाट वाज द थिकनेस
of the gold foil which was used by Rutherford for alpha particle scattering experiment. ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहलाता, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहलाता। स्कैटर्ड का मतलब हम समझा रहे हैं, कितनी बात सुनिए। तो बताते हैं कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल लिया जिसका थिकनेस था 1000 एटम के बराबर था, ठीक है, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया। अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, बम्बार्ड का मतलब अल्फा पार्टिकल को स्पीड से भेजा गया कि क्या होता अल्फा पार्टिकल के साथ, ठीक है। जैसे हमें तो याद है कि जे थॉमसन ने कहा था कि भाई ये एटम इसका वाटरमेलन की तरह होता है, और ये इसमें जो पॉजिटिव पार्ट होते हैं ये पल्प की तरह होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीड्स की तरह होता है। ऐसा तो हम लोगों ने पीछे दिया था, कितनी बात सुन में। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है, जो पल्प है, वो पॉजिटिव है। अब अगर ये अल्फा पार्टिकल को, जिस पे 2 पॉजिटिव है, अगर हमने इसमें बम्बार्ड कराएं, यानी इसको इसका थिन शीट लेंगे, तो ये तो ऐसे इसमें से एक, जैसे हम लोग मान लो खरबूजे का एक पतले से शीट काट लिया, तरबूजे का एक पतला शीट काटा, खाते ना काट करके पीसेस, स्क्वायर पीस बनाते हैं, इस तरह से खाते हैं, तो एक पतला शीट्स बना देते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने एक शीट बना लिया, तो जाहिर है इसके अंदर जो है ये हमारा रेडिश कलर का पल्प होगा। इसके अंदर ये हमारा रेडिश कलर का पल्प होगा। कितनी बात सुन ली। और इसमें सीड्स होंगे ऐसे, ठीक है, ये सीड्स भी मिलेंगे हमें इसमें, जहां तहां सीड्स भी मिल जाएंगे। अब हम लोग अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करते हैं, 2 पॉजिटिव को ऐसे बम्बार्ड करेंगे। कितनी बात सुन में। इस तरह से अगर बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये जो है ना, ये जो रेड कलर का पल्प है, तो वो तो सब पॉजिटिव चार्ज है, जे थॉमसन के हिसाब से सब पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो वो तो पूरा उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का गूदा बना हुआ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो ये जब जाएगा तो इसका स्पीड, यानी वो रिपल्शन की वजह से उसकी स्पीड कम होता जाएगा, रुकने लगेगा इसके। ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही तो होना चाहिए भाई, कि भाई एक हम लोग पल्प है, ये जो वाटरमेलन का पल्प लेते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ है, ये अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पूरा शीट्स है, तो ये रिपल्शन करेंगे तो उसको आने नहीं देंगे। अगर आ भी रहे होंगे तो उसका स्पीड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ से आके रुक जाना चाहिए, यहाँ पे आगे, क्योंकि रिपल्शन की वजह से रुक जाए, या बहुत ज़्यादा स्पीड से होगा तो उधर जाएगा, पास कर जाएगा, मगर उसकी स्पीड कम हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। जो जनरल ऑब्जर्वेशन हम लोग का दिमाग कहता है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का पल्प है, तो जब इससे हम लोग इसको पास कराएंगे तो ये इसमें रिपल्शन की वजह से रुकना चाहिए, स्पीड कम होना चाहिए। लेकिन क्या ऑब्जर्वेशन किया रदरफोर्ड ने, वो हम बताने जा रहे हैं कि क्या उसको ऑब्जर्व हुआ। वैसे तो जनरल हम लोग का परसेप्शन यही है कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ वो हम एक थोड़ा सा डायग्राम बना के बताते हैं। कितनी बात सुनिए, आगे चले हम लोग। जब हम लोग गोल्ड फॉइल लेते हैं यहाँ पे रदरफोर्ड के हिसाब से, ठीक है, ये हम लोगों ने ये गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड थिन शीट लिया, और ये जो थिकनेस है, जैसे हम लोग को एनसीईआरटी में दे रखा है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना 1000 एटम है, गोल्ड एटम, 1000 एटम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है ना, ये इतना थिकनेस था इसका। अब इधर से अल्फा पार्टिकल को एक स्पीड से बम्बार्ड करेंगे, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं इतने सारे एटम को, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर रहे हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को इधर से बम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो किधर से क्या हो रहा है, ये तो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करने के बाद क्या देख रहे हैं, कुछ तो इधर चला गया, कुछ यहाँ चला गया, फिर कुछ सीधा भी गया, ठीक है, कुछ ऐसे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे हैं तो तो इतने सारे एटम्स हैं, कौन सा एटम से क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो अल्फा पार्टिकल है डिफ्लेक्ट कर गया, इधर स्कैटर कर गया, तो किधर से किया, किससे किया, ये समझ में बात नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो हम लोग एक ही एटम का थिकनेस लिया है, एक एटम का थिकनेस है, बस एक एटम है वो, और उससे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक।
उससे एक एटम से एक एटम को, जैसे ये छोटा-छोटा बना, एक एटम को हम बड़ा बना के दिखाते हैं और वो जो ऑब्जर्वेशन हो वो हम समझना चाहते हैं। कितनी बात समझ में? तो ये तो एक हमने जनरल उसके थिकनेस के हिसाब से बना लिया, लेकिन मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग एक एटम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन करेंगे। जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था रदरफोर्ड ने, उसको हम लोग एक एटम को लेके हम बताने जा रहे हैं। कितनी बात समझ में? अब हम लोगों ने एक एटम को ले लिया और अब हम देखते हैं कि एक एटम के थ्रू जब हम लोग अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं या अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं इस एटम के थ्रू, तो क्या हो रहा था जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, तो उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्या है? तो बताते हैं कि जब इधर से अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट किया, तो क्या देखा कि ज़्यादातर तो अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ज़्यादातर तो अल्फा पार्टिकल जो है ये हम इसको बताने जा रहे हैं कि जैसे ये एक एटम को सेलेक्ट किया, इधर से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या देखा गया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? तो बताते हैं कि ये एक हमारा स्क्रीन बनाया गया था, यहाँ पे जो एक स्क्रीन था इस तरह से, ऐसे ये चारों तरफ से घेर रखा है इसको, स्क्रीन को, और इसके ऊपर जो है ना जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। जिंक सल्फाइड की कोटिंग का मतलब ये है कि इस पे जिंक सल्फाइड लगा हुआ था, जैसे ये इसकी कोटिंग है, इसके अंदर जो है ना ऐसे कोट कर रखा है जिंक सल्फाइड का, ठीक है, ऐसे पूरे ये जिंक सल्फाइड का पूरा इसमें कोटिंग है, ठीक। अब क्या हुआ कि जब जैसे ये अल्फा पार्टिकल गया इधर से, तो ये सीधा जा रहा, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स बन रहे हैं। जैसे ये सीधा गया तो यहाँ पे जाएगा सीधा, तो यहाँ स्पॉट, यहाँ स्पॉट, ये तो बहुत सारे स्पॉट्स यहाँ मिल रहे हैं, बहुत सारे यहाँ से बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल यहाँ आके स्पॉटेड आ रहा है, और कुछ कुछ इधर दूर भी आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, कुछ यहाँ पे भी आ रहा है, कुछ थोड़े से यहाँ से भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो है ना थोड़े से आ रहे हैं, वेरी फ्यू, कुछ इसमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं। कितनी बात सुन में? और कुछ यहाँ से भी एक दो देख रहे हैं, कुछ कुछ यहाँ से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और इतने बहुत सारे जब बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो कुछ एक दो यहाँ पे भी आ रहे हैं स्पॉट। क्या मतलब स्पॉट का क्या मतलब हुआ? जैसे हम लोग देखते हैं जैसे वेल्डिंग वाला बोलता है, वेल्डिंग करता है ना, लोहे का वेल्डिंग करता है, तो जब वो वेल्ड कर रहा था उसमें से चिंगारियाँ निकलती रहती है, तो वो एक कोट टाइप का मोटे कपड़े का कोट पहन के रखता है, चश्मा लगा के रखता है, तो वो जो चिंगारी निकलते हैं तो उसके शर्टों पे भी आके पड़ता रहता है, तो छोटे छोटे स्पॉट टाइप के बन जाते हैं, देखा तो होगा, स्पॉट टाइप के बन जाते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो क्या बताया, उसी तरह से यहाँ पे जब बम्बार्डमेंट किया गया अल्फा पार्टिकल को, तो ये जो जिंक सल्फाइड का अंदर से कोटिंग था, वो जहाँ पे ज़्यादा आके अल्फा पार्टिकल कोलाइड किया, वहाँ पे स्पॉट्स ज़्यादा बन गए। तो क्या देखा गया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो यहाँ ही पड़े हुए हैं, मगर फिर ऑब्जर्व किया गया कि और कहीं पे गया या नहीं, कहीं और स्पॉट बना या नहीं, तो क्या देखते हैं, कुछ इधर भी हल्का-फुल्का सा कहीं-कहीं दिख रहा है, कुछ-कुछ यहाँ से भी दिख रहा है, थोड़ा-सा तिरछा, जैसे सीधा भेजा गया लेकिन वो तिरछा होके ऐसे चला गया है, तिरछा होके ऐसे चला गया है, ठीक है। और कहीं चेक किया गया कि और कहीं है, तो कहीं-कहीं भी मिलता था, लेकिन देखा गया कि कुछ ऐसे भी मतलब 1-2 स्पॉट यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 1-2 स्पॉट्स मिल रहे हैं। यानी ये स्पॉट्स को देख के समझ में क्या आया कि जब कभी अल्फा पार्टिकल को एक एटम से पास कराते हैं, तो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधा जाता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स मिलते हैं। कुछ बेंड कर जाते हैं, तभी तो वही स्पॉट्स यहाँ मिलते हैं, वरना सीधा तो यहीं तक रहना चाहिए, यहाँ तो यहाँ तक रहना चाहिए, ठीक है। कुछ यहाँ पे भी दिखते हैं, कुछ इधर भी दिखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा-सा बेंड किया है, थोड़ा-सा बेंड किया है, और कुछ बेंड किया है, और जो अगर इधर भी स्पॉट मिला है, तो इसका मतलब ये पूरा ही बाउंस किया है, बाउंस बैक किया है ये। यानी ये 180 पे वापस 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करके आया है,
180 पे। यहाँ पे तो कुछ कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट करके गया है, लेकिन ये तो यहाँ पे भी स्पॉट्स मिल रहे हैं, और ये मिल रहे थे, इसका मतलब जाके वापस आया ये। कितनी बात सुनी? ये ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है? रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन था। और ये जो ऑब्जर्वेशन है रदरफोर्ड का, ये इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये सारे अल्फा पार्टिकल जो ना इस तरह से जा रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था? जैसे मैंने पिछले वाला शीट्स बना के दिखाया था, पल्प का शीट बनाया था, उसके हिसाब से ये होना चाहिए था कि वो जाएगा नहीं और सभी वहाँ रुके, नहीं भी रुकते हैं तो अगर पार भी करते हैं तो सब वहीं पे स्लो स्पीड हो जाएंगे। मगर यहाँ पे स्पीड भी कम नहीं हो रहा, सीधा जा रहा है साई साई जाके। और इस तरह से ऑब्जर्वेशन किया। जाहिर है किसी बात को कहने के लिए पहले कई दफ़ा स्टेट ने एक्सपेरिमेंट को करना पड़ता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कर रहे थे, जो उनको ऑब्जर्व हो रहा है वो, और जो होना चाहिए था जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से, वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। दोनों मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जे थॉमसन के हिसाब से ऑब्जर्वेशन कुछ और होना चाहिए था, और ये जो आ रहा है रियल में, जो आ रहा है, जो करने के बाद आ रहा है, वो तो बिल्कुल अलग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया है, चूँकि वो एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं, ये तो ये था भाई कि उन्होंने बताया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, फिर प्रोटॉन का भी डिस्कवर हो गया, तो फिर ये हुआ भाई कि डाल्टन का एटॉमिक कांसेप्ट खत्म हो गया, लेकिन फिर उसका एक एटम का स्ट्रक्चर बताना होगा। तो उस केस में उन्होंने अपने सूझबूझ के साथ अपना जितना भी समझ था, उस समझ के हिसाब से उन्होंने उसको अपना एक मॉडल दिया, प्लम पडिंग मॉडल। लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल तो नहीं था कुछ, ना उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था, ना उसको ऑब्जर्वेशन किया गया था, एक जस्ट डिस्क्राइब किया गया था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किए है इसको एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और करने के बाद बार बार, जाहिर है एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करने के बाद यही ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि ज़्यादातर सीधे जा रहे हैं और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और एक दो हज़ारों जब बम्बार्ड करते हैं तो इसमें से हज़ारों का मतलब ये है कि जो बड़े क्लासेस में जाएंगे तो उसमें दे रखा 1/20,000, ये बड़े क्लासेस में दे रखे हैं। और एनसीईआरटी में क्या दे रखा, 9th क्लास के बुक में आपकी 1/12,000। क्या मतलब ये हुआ कि 12,000 अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करते हो, अबाउट 12,000, तो उसमें से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो बाउंस बैक करता, 180 डिग्री पे पीछे आता है। यहाँ पे उसका स्पॉट मिल रहा है, जिंक सल्फाइड का पेना कोटिंग पे एक स्पॉट मिल रहा है। ये एनसीईआरटी 9th क्लास के हिसाब से। और ये जो है बड़े क्लास, जैसे 11th में जाएंगे तो वहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो आउट ऑफ 20,000 जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं तो उसमें से एक ऐसा होता है जो बाउंस बैक करता है 180 डिग्री पे, ठीक है। ये मैं नंबर इसलिए बता रहा हूँ कि कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं, क्या पूछ ले, फुल स्टॉप कॉमा क्या पूछ ले, तो इसीलिए हर बारीकी को बताते चल रहे, ताकि आपको पूरी पॉइंट्स क्लियर है, हर चीज़ को समझना है, याद करके रखना है, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लेंगे हम लोग। कितनी बात सुन में आगे चले, तो क्या बताया कि आउट ऑफ 12,000 1 इलेक्ट्रॉन बाउंस बैक, ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट में आ रहा है। अब जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल के हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन तो आ नहीं रहा है। अब इस जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है इसके हिसाब से रदरफोर्ड ने अपना ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है गोल्ड फॉयल को लेकर जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं, तो जो आना चाहिए था जे थॉमसन के हिसाब से वो तो नहीं आता, मगर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। और जो वो जो ये आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, मैं उसको पॉइंट्स में लिख देता हूँ, ठीक है ना, उसको पॉइंट्स में लिख देता हूँ ताकि वो आपको याद करना भी है, तैयार भी करना है एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी, तो इसलिए मैं उसको पॉइंट्स में लिखता हूँ, ठीक है। मिटाऊंगा इसको, आप लोग बना लीजिए, फिर मैं उसको पॉइंट्स में लिखता हूँ, ओके। ऑब्जर्वेशन और रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन को मैं पॉइंट को लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, ये हमारे पॉइंट्स को मैंने लिख दिया। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड में क्या दे रखा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अबाउट 99% पासेस थ्रू द एटम अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। क्या बताया कि जो ज़्यादातर 99% जो अल्फा पार्टिकल थे, जब वो एटम से पास करते हैं, गोल्ड फॉइल के एटम से पास करते हैं, तो डिफ्लेक्टेड, यानी कोई डिफ्लेक्ट नहीं होता, वो सीधा चले जा रहे हैं, सीधा चले जा रहे हैं, ठीक है। उसमें से कुछ ऐसे थे
सम आर डिफ्लेक्टेड बाय सम स्मॉल एंगल, कुछ उसमें से कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो वहां पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो रहा है। और आउट ऑफ 12,000 ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वन इज बाउंस बैक और डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, यानी तकरीबन 12,000 9 क्लास के हिसाब से, और 20,000 में से 12,000 में से एक ऐसा भी है जो उसका जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो 180 डिग्री का बाउंस बैक करता है, यानी टकरा के वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का, जो कि बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा था जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से, जो कि जो दिया गया था, ठीक है ना। बहुत बड़ा वो अचीवमेंट था जे थॉमसन का, लेकिन उससे ज़रा सा भी मैच नहीं कर रहा था ये जो ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने क्या एनालिटिकल आइडिया लगाया कि जो चार्ज होंगे उसके हिसाब से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है एटम का, उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर एनालिसिस के करता तो उसके हिसाब से क्या एटम का स्ट्रक्चर होगा कि ये ऑब्जर्वेशन वेरीफाई करे उसको, ये ऑब्जर्वेशन जो है उस स्ट्रक्चर को वेरीफाई करता है। तो अब रदरफोर्ड ने अपने हिसाब से एक अपना मॉडल बनाया, एटॉमिक मॉडल, जो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे था। वो क्या था और क्या उसके बताया, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, हम लोग अगला जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसका अपना एटॉमिक मॉडल क्या था जो उसको इस वाले एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई कर रहा था। कितनी बात सुनी। तो अगला हम लोग चलते हैं, पॉइंट्स को लिखते हैं कि क्या क्या उसने बताया इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे के एटॉमिक मॉडल पे। ओके, नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा इसको। क्या दे रखा, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड, यानी वो जो ऑब्जर्वेशन था उस ऑब्जर्वेशन के बाद वो क्या कंक्लूड किया कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले उसने बताया कि जो एटम में इतना अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करते हैं, सबके सब सीधा जा रहा है, इसका मतलब उसको कोई भी रास्ते में रुकावट नहीं है। नो हिंड्रेंस इज देयर इन द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन इट इज गोइंग थ्रू एटम। एटम के से जब वो जा रहा अल्फा पार्टिकल तो उसको कोई रुकावट नहीं है, ज़्यादातर सीधा जाते हैं। तो यानी एटम का मैक्सिमम पार्ट इम्पटी पड़ा हुआ, खाली पड़ा हुआ है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ये एक आइडिया उसको कंक्लूड किया। क्या बताया पहला पॉइंट्स में, मोस्ट ऑफ द space of atom is space of an atom is empty। ठीक है, ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम, एटम के ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ, इसीलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा है, कुछ बेंड कर रहा है। इसका मतलब बेंड कब करेगा, जब रिपेल करेगा। जैसे मान लो एक उसका जो है इसका उसके अपने रदरफोर्ड के हिसाब से उसने एक अपना आइडिया दिया कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना यहाँ पे होगा, वेरी स्मॉल। जैसे ये एक एटम है, इस एटम में ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, तो जो भी अल्फा पार्टिकल जाएगा वो सीधा निकल जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अगर कोई अल्फा पार्टिकल इसके बहुत करीब से जाएगा, कोई अल्फा पार्टिकल अगर बहुत करीब से जा रहा है, जैसे ये मान लो ये बहुत ही करीब से गया अल्फा पार्टिकल, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों जो पॉजिटिव था तो ये रिपल्शन होगा, तो ये इस तरह से बेंड कर जाएगा, इस तरह से। कितनी बात सुन में, तो कुछ बेंड करते, कुछ इधर उधर जाते हैं। तो क्या लिखा उसके लिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा, द पॉजिटिव चार्ज of an atom is concentrated on a very small part of the atom। ठीक है, क्या मतलब हुआ, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से एरिया में कहीं पे वो है, कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब ये अल्फा पार्टिकल करीब से जाता है तो वो फिर
बेंड कर जाता है, रिपल्शन की वजह से बेंड कर जाता है। और ये सारे पॉजिटिव चार्ज एक साथ है क्योंकि वो उसमें से एक दो बाउंस बैक भी करता है। तो उसके लिए क्या कहा है कि तीसरा पॉइंट लिखा है ऑल पॉजिटिव चार्जेस आर concentrated at a very small space, ठीक है, एट अ वेरी स्मॉल स्पेस, स्मॉल रीजन कर लेते हैं, वेरी स्मॉल रीजन, ठीक है ना। व्हेन अल्फा पार्टिकल collide head on it bounce back, ठीक है। यानी कि बताया क्या कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से एरिया में है, वेरी स्मॉल रीजन में है, और जब अल्फा पार्टिकल उससे कोलाइड करता है तो वो बाउंस बैक कर जाता है। यानी इतना पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल का दो पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तो चार्ज और दूसरा मास है 4u, और उसके बाद वो बहुत स्पीड से जा रहा होता है, उसका मोमेंटम भी होगा, मगर टकराने के बाद भी वो उसके वापस आ जा रहा है। टकराने के बाद वो उतना वापस आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जितना भी चार्जेस और मास है सब वहीं पे, चार्ज और मास सब वहीं पे कंसंट्रेट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर कंसंट्रेटेड आउट अ वेरी स्मॉल पार्ट। ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास, जितने भी मास है या चार्ज है वो सब एक, यहाँ पे हम लिख देता हूँ ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास, यहाँ पे मैं एक एंड मास are concentrated at a very small region. When alpha particles collide head on, it bounce back, ठीक है ना। तो एक एटम के अंदर जितना भी मास है और चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो सब के सब एक पॉइंट पे वेरी स्मॉल पार्ट में कंसंट्रेट कर रहा है। क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल 20,000 का मतलब समझ में आ रहा है, यानी भी मास है और चार्ज है सब, क्योंकि जब 12,000 अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करेंगे एक साथ तो वो बहुत छोटी सी जगह में होगा, तभी तो एक टकरा क्या रहा, बाकी सब तो पास वाले थोड़ा डाइवर्ट कर, जो बहुत करीब से जा रहे हैं वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं, जो थोड़ा सा दूर जा रहा है वो सीधा निकल जा रहे हैं, और जो बिल्कुल सीधा जा रहा है उसको जगह ही नहीं इधर उधर जाने के लिए, वो बिल्कुल सीधा जाकर टकरा रहा है वापस आ रहा है। लेकिन बहुत कम छोटी सी जगह में होगा, तभी तो एक ही वापस आ रहा है, एक दो वापस आ रहा है। 12,000 जब जा रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक दो टकरा के वापस आ रहा है। क्या मतलब हुआ कि बहुत छोटी सी जगह में है। तो ये जो है इसने ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन ड्राइव किया रदरफोर्ड ने, कि जो हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये हमारा एक कंक्लूजन आ रहा है इसका, कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर अंदर में क्या एटम के अंदर होगा, उसके हिसाब से जो जो मेजरमेंट किया गया है, जो मेजरमेंट बताया है कि जो एटम का साइज है, जो एटम का साइज है और जो पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पे वो कंसंट्रेट कर रहा है, उसको मेजरमेंट करने के बाद बताया कि अप्रॉक्सीमेटली ये 1 लाख टाइम छोटा है। ये न्यूक्लियस जो है ना एटम के साइज से भी 1 लाख गुना कम है। अभी मैं लिखता हूँ इसको, ठीक है, आगे बताता हूँ। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये कंक्लूजन था रदरफोर्ड का, इसे नोट कर लिए, इसे मिटाइए। फिर मैं उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, जो जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं जे थॉम्सन, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था। पहले मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ साइज के लिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या उसने बताया, जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया वो बताते हैं हम लोग। सबसे पहले बताया क्या कि एटॉमिक मॉडल के हिसाब से ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड मास ऑफ एन एटम is concentrated at a very small region called nucleus.
उसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small as compared to size of atom. It is the size of atom is 10 to the power 5 times larger than size of न्यूक्लियस। क्या मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है और एटम का जो साइज है कंपेयर करेंगे तो ये हमारा एक इस तरह से है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस का साइज है और ये जो एटम का साइज है, तो ये एटम जो है ना 10 to the power 5 टाइम्स है, ठीक है ना। ये साइज ऑफ न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में, एटम का साइज ऐसा था, साइज ऑफ एटम ये दे रखा। यानी अब बताइए, एक टाइम में ऐसा था कि एटम जो कहते थे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, डाल्टन के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, साइंस आगे बढ़ता गया, अब बता रहा कि 1,00,000 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम के साइज से। जितना बड़ा एटम का साइज है उसको और न्यूक्लियस को कंपेयर करेंगे तो 1,00,000 गुना छोटा होता है। 1,00,000 मतलब 10 to the 5 होता है 1,00,000 पे, तो 1,00,000 गुना छोटा होता है, ठीक है ना। साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम अगर लिखना चाहें हम लोग तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये मैं ऐसे अपनी तरफ से लिख रहा हूं, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम, ये मैं अपनी तरफ से अब समझा रहा हूं, ये उसका नहीं है, ये 1/10 to the power 5, ये इस तरह का कंपेरेटिव है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ये उसका नहीं है। ये समझ में आया भैया, ये तो साइज हो गया। अब नेगेटिव चार्ज के बारे में उसने क्या बताया डाल्टन ने, सॉरी, नेगेटिव चार्ज के बारे में रदरफोर्ड ने क्या बताया कि नेगेटिव चार्ज फिर कहाँ है। तो नेगेटिव चार्ज के बारे में उसने बताया कि जितने भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट पे। और उसके हिसाब से उसने ये आइडिया उसको कहाँ से आया, ठीक उसी प्लेनेटरी मोशन से आया। सोलर सिस्टम में जो है सन एक जगह है और सारे प्लैनेट जो है ना उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसे मरकरी है, विनस है, अर्थ है हमारा, जुपिटर, मार्स है, सैटर्न है, सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक वहीं से उसने आइडिया उठाया और बताया कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज और मास जो है तो वो तो न्यूक्लियस के पास है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही मास उसका कम होता है प्रोटॉन के कंपेयर में, तो वो जो है ना उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। तो अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये नोट कर, अगला जो थर्ड पॉइंट दे रखा, द इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus around the nucleus, ठीक है ना, on its path, circular path, on its circular path, ठीक है। इस तरह से उसने तीसरा इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। और अब इसके हिसाब से जो इसका शेप होगा, रदरफोर्ड के हिसाब से जो शेप होगा वो कैसा होगा एक एटम का, कि ये एक एटम है और इसके सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेंटर पे मतलब कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये सेंटर पे है, ये न्यूक्लियस हो गया ये, ठीक है ना। ये रदरफोर्ड के हिसाब से फाइनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने शेल पे, इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने अपने सर्कुलर ऑर्बिट पे ऐसे घूम रहे हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर रदरफोर्ड के हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से ये स्ट्रक्चर आ गया। कितनी बात समझ में,
ये स्ट्रक्चर उसने रदरफोर्ड के हिसाब से बताया गया। रदरफोर्ड ने ये अपना एक आउटलाइन दिया स्ट्रक्चर का, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन किया, उसके हिसाब से बताया। और एक इसी तरह से क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंटली चूंकि इसने किया था, तो जे थॉम्सन का जो एटॉमिक मॉडल था वो फिर रिजेक्ट कर दिया गया, और ये मॉडल जो है ना रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल चलने लगा। कितनी बात सुन में, ठीक। और ये एक्सेप्ट भी किया गया, क्योंकि चूंकि एक्सपेरिमेंट से किया गया था तो ये एक्सेप्ट भी किया गया, ठीक। लेकिन क्या कि वक्त गुजरता रहता है, बहुत सारी चीज़ें, नए नए चीज़ें होती रहती हैं, नए नए बातें होती रहती हैं, सब चेंजेस होते रहते हैं। तो क्या देखा गया कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो दिया गया वो एक्सपेरिमेंटली तो बहुत करेक्ट था, बिल्कुल प्रूफ था। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारे नए कंसेप्ट आए, तो उस कंसेप्ट के जब रेफरेंस में देखा गया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो रदरफोर्ड का था उसमें भी कुछ ड्रॉबैक आ गया, कुछ सवाल थे जिसका इस मॉडल के हिसाब से जवाब नहीं था, उस वक्त के हिसाब से, ठीक है। तो आज ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग ड्रॉबैक से शुरू करेंगे, ठीक है ना, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, यहाँ रहने देते हैं।